हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड माय चैनल येट देन प्लीज़ विजिट इट एंड हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस एट द बेल आइकन टू बी अपडेटेड अबाउट माय channel's new video. And you can also follow me on Facebook. I will give the link in the description box. As you know that now I started uploading videos on new subject, that is commerce. That is beneficial for both the boards ISC and CBSE, because my some students request me to upload the videos on commerce. So you can now recommend my channel for economics as well as commerce. Okay, I Varnita Shukla, welcome to you in your channel, that is Varnita Easy Help. Let us start today's topic, that is, I will tell you what is today's topic. It is the fourth part of the chapter 1 business environment of class 12 commerce, and this video is going to be beneficial for both the board, that is CBSE and ISC. If you have not visited my channel, then please visit it and watch this video till the end. It will be beneficial for you and for me also. Please visit it at the end. Okay, today we are going to discuss about the dimensions of business environment. आज हम business environment की dimensions के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी दो dimensions हैं, number 1 micro environment and the second one is macro environment. Okay, जो माइक्रो इन्वायरमेंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरनल फैक्टर, एक है एक्सटर्नल फैक्टर। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं। इंटरनल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स जो कंपनी के विदिन होते हैं, जस्ट लाइक कॉर्पोरेट कल्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, वर्किंग का एटमॉस्फेयर है, वो उनके मिशन एंड ऑब्जेक्टिव जो भी हैं, टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, पावर स्ट्रक्चर कैसे हैं, कॉरपोरेट की इमेज कैसी है, कंपनी के रिसोर्सेज क्या है। इंटरनल फैक्टर में कंपनी के विदिन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं या एम्प्लॉयज़ को भी हम इसमें ले सकते हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं एक कंपनी के पास, उनके अंदर उनके जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनका कल्चर है, जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जो एथिक्स है, वो सारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर में आ जाते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो सारी चीज़ें जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड कंट्रोल के बाहर की होती है, विच आर द बियॉन्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, मिडिल मैन, पब्लिक एंड सप्लायर्स। कॉम्पिटिटर्स मीन्स जिन पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल ना हो, वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। मीन्स वो बिजनेस, मैं पहले भी इसके आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस, जब हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग पढ़ा था तब मैंने इसमें डिस्कस किया था कि सम फैक्टर्स आर दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करते हुए भी वो उनको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो उन्हीं को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। वो हैं कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर, मिडिल मैन, पब्लिक एंड सप्लायर्स। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो डायमेंशंस में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो को दो में किया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में ऑर्गेनाइजेशन के विदिन की सारी चीज़ें आ जाएंगी, जितने भी फैक्टर्स हैं, और एक्सटर्नल में वो सारे फैक्टर जो किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं आउटसाइड से। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में, सोशल फैक्टर्स के बारे में, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को हम मैक्रो एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस ईच एनवायरनमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, वन बाय वन। ओके, today we are going to discuss about the micro environment because this topic is
लेंदी मीन्स नॉट सो लेंदी, बट थोड़ा सा ये लेंदी है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पता कर लिया है कि माइक्रो इन्वायरमेंट के दो पार्ट हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। और माइक्रो इन्वायरमेंट को हम डायरेक्ट सर्विस एंड टास्क मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के भी नाम से जानते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया वीडियो। माइक्रो इन्वायरमेंट को हम डायरेक्ट सर्विस एंड टास्क मैनेजमेंट इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करता है, किसी भी इंटरप्राइज की वर्किंग को इफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सर्विस एंड टास्क मैनेजमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट वी कॉल माइक्रो इन्वायरमेंट डायरेक्ट सर्विस एंड टास्क मैनेजमेंट इन्वायरमेंट बिकॉज इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ एन enterprise. Let us discuss both the factors one by one. So number one we are going to discuss about the internal factors. Internal factors क्या क्या हैं? Internal factor is a part of micro environment. So number one is corporate culture. Corporate culture में क्या क्या आ जाता है? कॉर्पोरेट कल्चर में किसी भी कंपनी के वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड आ जाते हैं। मीन्स वो जो कंपनी है, जो भी इंटरप्राइज है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों सेटअप किया है, उनके कल्चर क्या वर्किंग करेंगे, उनका एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, मैनेजमेंट कैसे रहेंगे, क्या कंडीशंस रहेंगी, किस वैल्यू पे क्या एटीट्यूड रहेगा। मीन्स उनका बिकॉज वी हैव सम गोल और आइडियाज़, कुछ गोल्स होने चाहिए तभी हम उस पर वर्क करेंगे। इफ़ वी डोंट हैव गोल कि वाई वी सेटअप आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो वी कैन नॉट मूव ऑन फॉर मोर लॉन्ग टाइम पीरियड। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल दें रिलायंस का, धीरू भाई अंबानी का। तो आज आप देख सकते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे नंबर 1 पे इस वक्त चल रहा है। तो इन्होंने रिलायंस, धीरू भाई अंबानी, मुकेश धीरू भाई अंबानी जो है, उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया और आज वो देखिए उन्होंने कितना अपना नाम कर लिया है और जियो भी लॉन्च कर दिया हर जगह। अब ये काफ़ी फेमस हो चुके हैं, अपने आप में एक ब्रांड कंपनी है। नेक्स्ट वन इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द, दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ एन इंटरप्राइज। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, तो आप सभी को पता है कि जब तक के किसी भी इंटरप्राइज का अपना एक खुद का गोल नहीं होता है, तो जब गोल नहीं होगा तो वर्क वो किस पे करेंगे। तो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी बेनिफिशियल। फिलॉसफी एंड पर्पस ऑफ कंपनी, मीन्स कंपनी क्यों सेटअप करी गई है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सेटिंग दिस कंपनी, क्योंकि अगर कोई रीज़न ही नहीं है तो फिर कोई एफर्ट क्यों करेगा। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हम देखें, मिशन ऑफ धीरू भाई अंबानी टू मेक रिलायंस बिगेस्ट ग्रुप इन द प्राइवेट सेक्टर। अब जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने का जो एम था कि वो रिलायंस को प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 पे लेके जाएंगे, उन्होंने ऐसा किया। वी कैन सी इट, हम आज देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, ठीक है। द थर्ड इंटरनल फैक्टर इज टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, किसी भी मैनेजमेंट का जो टॉप स्ट्रक्चर है 3 लेयर्स में डिवाइड होता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, टॉप, लोअर एंड मिडिल। तो जो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जो कि सारी भी क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और डिसीज़न मेकिंग करते हैं। मीन्स उन्हें क्या क्या अपडेटेड डिसीज़न लेने हैं टाइम के अकॉर्डिंग अपने इंटरप्राइज को नंबर 1 पे लाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे अगर एग्जांपल दें विप्रो का, विप्रो होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, इसका होल्ड वोटिंग राइट ऑफ 34% ऑन विप्रो शेयर्स अपडेटेड अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2009। मीन्स जो विप्रो कंपनी है, जो विप्रो है, वो अभी भी अजीम प्रेमजी जो है, अभी भी उनके फैमिली का 34% वोटिंग राइट है उनके शेयर्स पे। तो जितने ज़्यादा शेयर्स किसी कंपनी ने लिए होते हैं उसको उतना ज़्यादा वोटिंग राइट होता है। तो अभी भी वो 34% उनका वोटिंग राइट है। तो ये होता है कि मतलब कि उन्होंने अपना टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का मेन काम होता है कि उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसा कंपोजिशन किया है अपने वहाँ। तो जितना ज़्यादा वोटिंग शेयर्स पर राइट होगा उतना ही वोट करने के चांसेस मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पावर स्ट्रक्चर, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी।
पावर स्ट्रक्चर, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी क्या है, इसमें कंपनी की इंटरनल पावर रिलेशनशिप आ जाती है बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू सक्सीड, ब्रांड इक्विटी लॉयल्टी हेल्प्स इन फाइनेंशिंग एंड क्रेडिट वर्थ। इसका मतलब ये हुआ पावर स्ट्रक्चर में किसी भी कंपनी के रिलेशनशिप क्या है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव के बीच में और इवन एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्योंकि इन सब में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक कोई भी इंटरप्राइज सक्सीड नहीं कर सकी। इमेज एंड ब्रांड इक्विटी हेल्प करते हैं फाइनेंशिंग और क्रेडिट वर्दीनेस में। मीन्स अगर मार्केट में जितनी अच्छी किसी भी कंपनी की इमेज होगी और इक्विटी होगी उतना ज़्यादा उन्हें लोन की फैसिलिटी, मीन्स क्रेडिट वर्दीनेस जितनी अच्छी होगी उतनी इजीली उन्हें लोन मिलेगा और उनके शेयर्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा अच्छी होगा उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा इन फ्यूचर वर्किंग के लिए। सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स which we study. Number one is corporate culture, mission and objective. Next one is top management structure, power structure, company image and brand equity. And the last one is human resource. Human resource means employee which are working within the enterprise because they help in production and meeting goal of a company. So it is very essential for an enterprise to motivate their employee and to care for them and to give good incentive and good salary and wages to do a good output. So human resource is also a part of internal factor. Okay, let us discuss about the external factor. Internal and external factor both comes under the micro environment. Today we are discussing about the micro environment. So number one is customer. As we know, we are all customer. The person who buy anything from the shopkeeper or enterprise is known as customer. So आप सभी को कस्टमर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सप्लायर्स भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का पार्ट हैं, क्योंकि सप्लायर क्या करते हैं, सप्लायर भी क्या करते हैं, सप्लायर वो पर्सन जो इंटरप्राइज को रॉ मटेरियल्स या फिर मैन्युफैक्चर गुड्स को प्रोवाइड कराएं, दे आर नोन एज सप्लायर। तो अगर सप्लायर नहीं होंगे तो भी एक प्रोसेस जो चेन है वो बीच में ही टूट जाएगा। सप्लायर्स दी होल सेलर, रिटेलर्स, ऑल मैन्युफैक्चरर, होल सेलर, रिटेलर, देन कस्टमर, ये एक पूरी चेन होती है। पब्लिक के बारे में तो सभी को पता है, मीडिया और ये सब पब्लिक में ही आ जाती है। इन्वेस्टर, द पर्सन हु इन्वेस्ट रुपीज़ या इन्वेस्ट देयर money in the enterprise, they are known as investors. Investor get return on their money time to time. Marketing intermediaries में कौन कौन आ जाता है, इन मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ये देखिए मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में होलसेलर्स और रिटेलर्स आ जाते हैं जो फाइनल कस्टमर तक गुड्स को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। दे आर नोन एज मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, मीन्स जो मैन्युफैक्चरर से पूरा कस्टमर तक अपने गुड्स को लेकर जाएं, दे आर नोन एज मार्केट इंटरमीडिएट। तो बहुत लंबी ये भी एक चेन है, इसमें भी काफ़ी लेवल्स होते हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटर. So as you know, in every fields there are so many competitors. तो सभी जो फर्म है एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो दे आर ऑल्सो द एक्सटर्नल फैक्टर्स बिकॉज कॉम्पिटिटर डू नॉट वर्क विद इन एन एंटरप्राइज. सपोज डैट मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, आपकी एरिया में बहुत सारी मोबाइल्स की या मान लीजिए कोई भी रिटेल शॉप्स हैं और एक न्यू, तो सारी रिटेल जितने भी शॉप्स हैं वो सब एक दूसरे के क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं. दे आर नॉट वर्किंग फॉर ईच अदर बट दे आर कॉम्पिटिटर, they are competing each self from outside. So these all are the external factors: customer, supplier, public, investor, marketing intermediaries and competitors. I hope so आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं अपने वीडियो को और थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करूँगी. बिकॉज आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे फीडबैक पता करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कंटेंट को, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बोलने को तो कोई भी कुछ बोल दे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर्स हु केयर्स. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट.
to your friends or your for whom it is going to be beneficial. Thanks. Keep smiling, stay safe and healthy. And if you have not subscribed yet, then please subscribe my channel and don't forget to press this bell icon for getting more notifications. Thank you. Bye bye. Take care. Stay safe and healthy.